Okay, let's begin today class. That is, we will start with the axis deviation. Okay, axis deviation. इससे क्वेश्चन आता है या वी आर स्टडिंग मेडिसिन में कार्डियो हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके, हाँ ठीक. तो इसमें चलिए इसमें हम एक फ़ोटो से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा. एक्सेस डेविएशन. ये हो गया. ये एक्सेस डेविएशन में फ्रॉम -30 टू यार इट शुड बी +70 +60 और +70. ये हमारा जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, व्हाट वी कॉल्ड कार्डियक एक्सेस. ठीक है, और इसको मीन एक्सेस ऑफ +70 डिग्री हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है, इसमें फिर ये जो हो गया, यहाँ से अगर एक आदमी यहाँ पर ऐसे खड़ा है, अगर वो आदमी खड़ा है और आदमी इधर सामने देख रहा है, इधर देख रहा है, अगर यहाँ एक आदमी खड़ा है और ये अगर सामने देख रहा है, तो इस साइड के आदमी का जो हाथ आएगा ये लेफ़्ट साइड आएगा. इस साइड जो आएगा आदमी का हाथ ये राइट हैंड आएगा, राइट साइड ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी आएगा. तो जो लेफ़्ट साइड आएगा उसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन. लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन इसको बोल रहे हैं. जो राइट साइड आएगा उसको बोलेंगे हम लोग राइट एक्सिस डेविएशन. तो ये जो नॉर्मल एक्सिस के बाद इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं राइट एक्सिस डेविएशन. एंड दिस राइट एक्सिस डेविएशन इज द PYQ. FMG में पूछा गया है क्वेश्चन, ये PYQ है कि ये एरिया बताओ ये क्या होता है एक्सिस डेविएशन में. दैट इज द राइट एक्सिस डेविएशन. तो हमें क्या करना है, एक आदमी को फिर से समझते हैं, अंडरस्टैंड इट अगेन. एक आदमी है, वो इधर सामने देख रहा है, तो राइट हैंड साइड उसका इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इधर आएगा. मतलब ये 0 जो डिग्री है उस पर हमने एक आदमी को खड़ा कर दिया जो कि इधर सामने देख रहा है. तो जो राइट हैंड साइड देख रहा है तो उसका जो एरिया आएगा वो राइट एक्सिस डेविएशन होगा. जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा. ठीक है, और ये वाला एरिया जो है, ये पूरा नॉर्मल एक्सिस है. ठीक, अब नॉर्मल एक्सिस के उल्टा, अगर जो नॉर्मल है उसके एकदम ठीक पीछे जाएंगे, अपोजिट में जाएंगे, नॉर्मल एक्सिस के अपोजिट, दैट विल बी द एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन. उसके पीछे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं. जैसे कि अपना हाथ अपने पीठ पर ले जा रहे हैं, तो मतलब नॉर्मली हम लोग राइट और लेफ्ट तो कर ले रहे हैं, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू पुट आवर हैंड टू आवर बैक, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है अगर बीच में ले जा रहे हैं. तो दैट इज द एक्सट्रीम एक्सिस. तो एक्सट्रीम एक्सिस कहाँ से कहाँ हो गया, -90 से लेके 180 तक. ये जो हो गया हमारा एक्सट्रीम एक्सिस हो गया. इसमें अब मैं आगे इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा AVR, AVL, लीड 3, लीड 2 और AVF, ये सब चीज़ पे भी मैं बात करूँगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा. ठीक है, तो इससे FMG में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें इसको ध्यान देना है. ठीक है, अब एक अगला हम लोग पढ़ लेते हैं, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन. एक बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है FMG में, व्हाट इज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन. शॉर्ट में बोल सकते हैं NYHA. व्हाट इज NYHA? इसमें क्लासेस होते हैं, दैट इज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4.
इन क्लास 1 दैट इज़ द नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। पेशेंट को प्रॉब्लम है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत आराम से कर ले रहा है, दैट इज नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। सेकंड है स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड वन, इसमें ज़्यादा होगा मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मार्क्ड मतलब दिखेगा फिजिकल एक्टिविटी, प्लस रेस्ट करने पर एसिम्प्टोमेटिक एट रेस्ट, एसिम्प्टोमेटिक एट रेस्ट, ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद फोर्थ वाला क्या होगा, इनएबिलिटी टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटी, इनएबिलिटी टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटी, प्लस रेस्ट करेगा तब भी सिम्टम्स होगा, सिम्टम्स एट रेस्ट ऑल्सो, जब ये रेस्ट करेगा तब भी सिम्टम्स हो रहा है। तो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन में हम लोग क्या पढ़ें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जैसे जैसे क्लास इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिजीज़ का प्रोग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। मतलब पहले कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आराम से काम कर रहा है, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम अब दिखने लगा है फिजिकल एक्टिविटी करने पर। फिर उसके बाद एक रिलायबल मार्क दिख रहा है फिजिकल एक्टिविटी जब कर रहे हैं तो आदमी हाँफने लग रहा है, उसको प्रॉब्लम इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, चेस्ट पेन सीवियर हो जा रहा है। फिर उसके बाद लेकिन जब वो रेस्ट ले रहा है तो वो चेस्ट पेन आराम मिल जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्लास 4 में, इन क्लास 4 इनएबिलिटी टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटी, ही इज़ नॉट एबल टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटी एंड, और उसके सिम्टम्स रेस्ट लेने पर, मतलब जो चेस्ट पेन है रेस्ट लेने पर भी सिम्टम्स नहीं ज़्यादा है, चेस्ट पेन तब भी कंसिस्टेंटली बना हुआ है। ये सब हो रहा है इसमें। ठीक है, अभी तक सारे चीज़ जो समझ में आया, ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, फिर भी ये जो पढ़ाया हूँ इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है एफएमजी में, दैट इज़ द क्लास 2 में स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये पूछा गया है, एफएमजी का PYQ है, इसीलिए मैंने न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पढ़ाया हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ूँ एवरीवन। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्डियक में बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार जो पूछा गया है उसी को मैं पढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, या आने की उम्मीद ज़्यादा है। ऐसा तो मेडिसिन बहुत बड़ा है। अब हम लोग पढ़ते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर। ठीक है, जुगुलर वेनस प्रेशर। ठीक है, इसमें एक नॉर्मल ग्राफ बना लेते हैं, नहीं बनाते नहीं है, निकाल लेते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो। JVP नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल JVP ग्राफ, ये बढ़िया लग रहा है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मली JVP का कर्व कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल। इसमें जो A है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एनीवन चैट में लिखो भाई, ये तो रिवीजन क्लास चल रहा है। A रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट अबाउट C क्या रिप्रेजेंट करेगा, C रिप्रेजेंट करेगा बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू राइट एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग जुगुलर वेनस प्रेशर कहाँ की बात करते हैं, अगर मान लो ये हार्ट है, ये हार्ट का चैम्बर है,
और ये इधर का लेफ़्ट साइड है, ये इधर का राइट साइड है। तो जो राइट साइड है यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा ऐसे कवर होगा। तो ये जो इसमें जो प्रेशर हम लोग जनरेट हो रहा है, हम लोग उस प्रेशर की बात करते हैं। तो उस प्रेशर की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्रेशर कैसे कैसे इफेक्ट होगा, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें भी ब्लड क्या बोलते हैं जाने की कोशिश करेगा रिवर्स। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड का प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वेना कावा में इंक्रीज़ होगा, जिससे कि जेवीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वही इंक्रीज़ हुआ इस पोर्शन में ए वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्लड इसमें आ रहा है, जब एट्रिया में आ रहा है, फिर उसके बाद ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इस पर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर जनरेट कर रहा है। इससे जब जनरेट कर रहा है ना, और जब इस टाइम क्या हो रहा है, एट्रिया नहीं वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस पर भी प्रेशर जनरेट हो रहा है यहाँ के वॉल्व पर। तो वो चीज़ सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, एक्स प्रेशर डिक्रीज कब होगा, जब रिलैक्सेशन का टाइम होगा। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल रिलैक्सेशन, एट्रियल रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये रिलैक्स हुआ तो ये ऑटोमेटिकली फिर इसमें से जो ब्लड आएगा वो डायरेक्ट इसमें फिल होगा। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, वी वेव को फिर क्या बोलेंगे, वेनस फिलिंग। वो हाँ, क्लोजिंग, ट्राइकास्पिड क्लोज होने से पहले भी एक फेज आता है जिसमें कि ब्लड ऑटोमेटिकली जो एट्रिया में रिसीव हो रहा है वो वेंट्रिकल्स में ज़्यादा है, डायरेक्ट फिलिंग हो रहा है, दैट इज द वेनस फिलिंग। उससे भी प्रेशर इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद ये वाई वेव आता है। वाई वेव रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पैसिव एम्प्टी ऑफ राइट एट्रियम इनटू द वेंट्रिकल। अब वो पैसिव वाला अब एकदम खुल गया है, दोनों वॉल सब खुल गया है, तो पैसिवली क्या हो रहा है, पैसिव एम्प्टिंग ऑफ द राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया, एक बार फिर से देखो, कहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, आगे बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस और टेम्पोनाट की बात करेंगे। एक बार आप लोग फिर से रिवाइज करो, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एक्स वी वाई, फिर से देखो। ठीक है, देख लिया। एक बार वापस से मैं रिलेट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब सारे प्रेशर को रिलेट करूंगा, प्रेशर ऑफ द हार्ट, प्रेशर ऑफ द वेनस एंड प्रेशर ऑफ द आर्टरिया, एंड वी विल डिफाइन ए ग्राफ होल all the graph and cardiac cycle. We will study cardiac cycle all together in one page. तब उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो जो C वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वापस से देखते हैं। C रिप्रेजेंट बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू द राइट एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक तरह से आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हो रहा है। कब हो रहा है ये, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एबनॉर्मलिटीज वाला देख लेते हैं ग्राफ, जो कि एफएमजी में पूछा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफएमजी फेवरेट कौन सा है, कोई बताना चाहेगा। एफएमजी फेवरेट क्या पूछता है, वो पूछता है, चलो ग्राफ देते तब पूछते हैं। ग्राफ मैं ड्रॉ करते हैं, कोशिश करता हूँ, थोड़ा गलत ना बन जाए भाई, फिर से बनाते हैं। ये गया एंड ये, दिस इज ए, दिस इज सी एंड वी ऑल टुगेदर, एंड दिस इज वाई। इसमें एब्सेंट एक्स डिसेंट है। बताओ, कमेंट में बताओ कौन सा है। ये रिवीजन क्लास चल रहा है, दिस इज रिवीजन क्लास।
बताओ। एनीवन? एक और हिंट दे रहे हैं, लार्ज वी वेव। एनीवन? ये किस में देखने को मिलता है लार्ज वी वेव? गाइस कुछ तो रिप्लाई करो, इतने सारे लोग हो। गलत सही कुछ भी बोलो। बताइए। वेरी गुड, निखिल जी ने सही आंसर दिया। बाकी लोग से भी मैं उम्मीद कर रहा था। कहाँ गए ऋचा जी, कहाँ गई अंकित, आशीष, आप लोग कहाँ गए? आप लोग भी आंसर करिए। अनिकेश जी आप भी आंसर करिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, लार्ज वी वेव। लार्ज वी वेव अगर देखने को मिलता है, ये कौन सा कंडीशन होता है? ये हमारा होता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ये PYQ है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है ये। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे दे रखा होगा? या तो ये बना के दे रखा होगा, या तो एब्सेंट एक्स डिसेंट लिखा होगा, या लार्ज वी वेव लिखा होगा, या ऐसा पूछा नहीं गया है लेकिन या ऐसा बोल रखा होगा लेंसिस साइन देकर पूछेगा। बताइए क्या होता है? तो ऑल विल रिप्रेजेंट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ठीक है, अगला हम बोलते हैं, अगला ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में देखते हैं कौन बताता है, आंसर करता है। ये क्या, ए वेव, एंड देन ये एक्स, देन ये वी, देन वाई। दिस इज ए, दिस इज एक्स डिसेंट, वी एंड वाई। चलो हिंट दे देते हैं। नॉर्मल ग्राफ देखो कैसा होता है हमारा, नॉर्मल कैसा होता है ऊपर, ये कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या है, फिर से हिंट दे रहे हैं, लार्ज ए वेव बोलेगा क्वेश्चन में। लार्ज ए वेव या प्रोमिनेंट ए वेव। तो ये किस में होता है? ये ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में होता है। किस में होता है? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या पल्मोनरी स्टेनोसिस में। वेरी गुड, वेरी गुड। पल्मोनरी स्टेनोसिस में होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, अभी 2 ही पढ़े हैं प्लस नॉर्मल ग्राफ पढ़े। एक बार आप लोग रिवाइज करो फिर से देखो। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन एकदम सॉलिड पढ़ेंगे। रिवाइज करो, 1 मिनट का टाइम है, 30 सेकेंड का टाइम है। हो गया 30 सेकेंड आप। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज द मोस्ट फेमस FMG नीड INI का प्यारा। इसमें क्या है ये ग्राफ? ए वेव, सी वेव, एक्स, वी। बताओ इसमें क्या है? क्या बोलते हैं इसको? या वेरी गुड, एक ही बंदा आज फटाफट जवाब दे रहा है। क्या होता है इसमें? एब्सेंट वाई वेव। एब्सेंट वाई वेव है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में होता है। ठीक है, अब एक और ग्राफ बनाते हैं इसी के साथ, उसमें देखते हैं कौन आंसर करता है।
आज के क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन एफएमजी में आने हैं फॉर श्योर है। ए है, एक्स है, वी है, वाई है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो लिख देता हूँ मैं। प्रोमिनेंट एक्स एंड वाई descent, and what will the answer? Prominent x and y descent. Prominent x and y, थोड़ा सा गलती कर रहे हो आप। कार्डिक टेम्पोनेट का भाई क्या है जो एग्जामिनर परेशान करता है, बार बार कंफ्यूज करना चाहता है। वेरी गुड आशीष जी, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। या वेरी गुड। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। अब हम लोग कार्डिक टेम्पोनेट और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक बार जो लोग नहीं देखें एक बार फिर से वापस से देख लो भाई, क्या क्या इसमें है। चलो फिर देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। या वेरी गुड। आज के क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है न्यू फाइनल एग्जाम। कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है? हार्ट को कंप्रेस कर रहा है। अगर ये हार्ट का ये चैम्बर है तो बाहर का जो भी मटेरियल फ्लूइड है ये हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बाय फ्लूइड, कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बाय फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड में जैसे एग्जांपल ले ले, ब्लड हो गया या कोई तरह का इफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये सबसे क्या होगा, ये सबसे डिक्रीज हो जाएगा कार्डिक आउटपुट, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर हम लोग को देखने को मिलेगा, कोई बताना चाहेगा क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलेगा ब्रैक ट्रायड में क्या क्या होगा? ब्रैक ट्रायड में? ट्रायड है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हाइपोटेंशन और डिस्टेंडेड नेक वेन, और क्या होता है? मफल हार्ट साउंड। यस, मफल्ड हार्ट साउंड, ये सब सारी चीज़ होते हैं इसमें। फिर ये तो ब्रैक ट्रायड हो गया, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है ईवॉट साइन। ईवॉट साइन क्या होता है? डलनेस इन इंटरस्कैपुलर रीजन। साउंड जो आएगा वो डलनेस जैसा आएगा, डलनेस इन इंटरस्कैपुलर रीजन, ठीक है। ये ऐसा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन हार्ट रेट, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है तो ब्लड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हार्ट रेट इंक्रीज करना होगा जिससे कि ज़्यादा ब्लड पहुंच पाए।
फिर इसके साथ और क्या होगा, इसमें होगा पल्सस पैराडॉक्सस। क्या होता है पल्सस पैराडॉक्सस, क्या होता है पल्सस पैराडॉक्सस होता है। अब इसमें पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है, पल्सस पैराडॉक्सस ये होता है कि हार्ट का जो जैसे डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय ग्रेटर देन 10 mm of Hg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जैसे कि इसको हम समझते हैं हार्ट है, ठीक है, नीचे ये डायफ्राम है और नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या हो रहा है, नीचे वेना कावा हुआ आ रहा है, ठीक है, डायफ्राम से अटैच है। फिर उसमें क्या हो रहा है, ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये सब सारी चीज़ें आ रहे हैं, ठीक। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाई कितने से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, 10 mm of Hg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा इंस्पिरेशन के टाइम में। फिर वेनस रिटर्न जब इंक्रीज होगा, जब इस प्रेशर पड़ रहा है तो इस साइड का जो फिलिंग होगा वो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज राइट फिलिंग, राइट वेंट्रिकल फिलिंग इंक्रीज होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब इधर जब प्रेशर होगा, जब इधर फिलिंग इंक्रीज होगा तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, तो जब इस वाले चैम्बर पर भी प्रेशर जो इंक्रीज होगा राइट वेंट्रिकल्स पर भी, तो ये थोड़ा सा बल्ज आउट इस साइड की तरफ होगा, ठीक है, ये थोड़ा इस साइड की तरफ बल्ज आउट होगा। तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ब्लो टूवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये इधर का थोड़ा बल्ज आउट होगा तो इधर का एरिया ये कम कर देगा, ये इधर का एरिया थोड़ा कम कर देगा। तो जब इधर का एरिया कम हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, फिर डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन वॉल्यूम, ये कम हो गया। फिर जब ये इसमें ब्लड कम जाएगा तो आयोटा में भी ब्लड कम जाएगा, जिससे क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर इससे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया सिस्टोलिक बीपी। तो इसी चीज़ को हम लोग पल्सस पैराडॉक्सस बोलते हैं। अब ये पल्सस, इसी चीज़ को हम लोग पल्सस पैराडॉक्सस बोलते हैं, ये चीज़। अब पल्सस पैराडॉक्सस का कंडीशन हमें किस किस चीज़ में देखने को मिलता है। पल्सस पैराडॉक्सस सबको समझ में आ गया, या फिर से वापस से बताएं। बताओ सभी लोग, आ गया, वेरी गुड, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है पल्सस पैराडॉक्सस का, एग्जाम्पल हमारा है यही जो अभी पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया। फिर उसके बाद लंग्स में देखा जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल लाइक क्रूप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अस्थमा, ये लंग्स में नहीं आ रहा है तो इसमें वो मत समझना,
और COPD और किस में देखने को मिलता है फिर, और फिर हमारा देखने को मिलता है कार्डिक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है। इसको याद करने कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, कोट, COAT, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं COAT। C से क्रूप हो गया, A से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो गया, S से अस्थमा हो गया, ठीक है, और C से हम लोग COPD भी कंसिडर करते हैं, और T से टैम्पोनेट हो गया। अब हमारा पेरिकार्डाइटिस छूट गया यहाँ पर, तो इसमें हम लोग पेरिकार्डाइटिस को लिखने के लिए हम लोग P कोट लिख दें। P जो है वो पेरिकार्डाइटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसका जब हम लोग एक्सरे देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, तो हम लोग जब एक्सरे देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का पेरिकार्डियल इफ्यूजन जैसा दिखता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जो कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन इसमें दिखेगा हमें। ऐसे फोटो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक टैम्पोनेट एक्सरे पर देख के तो डिफाइन नहीं कर देंगे ये इसको कार्डियक टैम्पोनेट हो रखा है। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम लोग एक्सरे कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ दिखा कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, फ्लूइड कुछ टाइप का भरा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसा दिखेगा, ठीक, इसी में देखते हैं। तो एक लार्ज एरिया हमें दिखेगा, नॉर्मल चेस्ट से अगर हम कंपेयर करें तो एक लार्ज कार्डिक एरिया दिखेगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड, किसी ने कमेंट में बताया है, मनी बैग हार्ट या लेदर बॉटल शेप हार्ट। मनी बैग हार्ट या लेदर बॉटल शेप्ड हार्ट, ये देखने को मिलेगा। और ये FMG का PYQ है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, मनी बैग हार्ट, लेदर बॉटल शेप हार्ट, दिस इज द PYQ है ये। तो देख लो इसी पेज पे कितने सारे PYQ हो गए। हाँ, एक बार FMG में ये भी पूछा गया, क्रूप, स्लीप एपनिया, अस्थमा, COPD, इससे ये पूछा गया है। ये वाक्स इन FMG 2021 में ये एग्जांपल देके पूछा गया है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट पे क्या देंगे, इसके ट्रीटमेंट में व्हाट वी विल गिव, ट्रीटमेंट में इसका पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, ठीक है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। और ये पूछा गया है नीट में, पेरिकार्डियोसेंटेसिस ये नीट में पूछा गया है। ये कब करते हैं, इसका सिम्टम्स क्या दिखता है, तब करते हैं जब सिम्टम्स दिखेगा कोलैप्स ऑफ राइट एट्रियम दिखता है, तब करते हैं। सिम्टम्स कब दिखेगा, तब करते हैं कोलैप्स ऑफ राइट एट्रियम। ये FMG का PYQ है, कोलैप्स ऑफ राइट एट्रियम, ये FMG में पूछा गया है ये चीज़। तो हमने और बाकी तो एब्सेंट वाई डिसेंट पढ़ ही लिए ऊपर, ये ऊपर हम लोग पढ़ ही लिए एब्सेंट वाई डिसेंट, ये भी FMG में पूछा गया है।
कार्डियक टेम्पोनेट को लेके। ये भी एफएमजी का पीवाईक्यू है। तो हमने यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैंने सब सारा कवर कर दिया है कार्डियक टेम्पोनेट का। एक बार आप लोग देख लो, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ मैं, इधर इधर इधर, एक पेज में नहीं आ पा रहा है, जितना दिख रहा है आप पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा है, जो हम लोग कंपेयर कर रहे थे, वो कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस से। किससे कर रहे थे? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस से। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हम लोग क्या बोले थे, क्या बात किए थे? प्रोमिनेंट एक्स एंड वाई। प्रोमिनेंट एक्स एंड वाई डिसेंट की बात किए थे। अब ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता क्या है? तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। जब इन्फ्लामेशन होगा पेरिकार्डियम में तो उसकी वॉल जो होगी वो थिक होगी, फाइब्रस होगी, कैल्सिफिकेशन होगा, तो पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस या कैल्सिफिकेशन। पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस या कैल्सिफिकेशन होगा। ठीक है, तो जब फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होगा तो हार्ट को एक्सपेंड करने के प्लेस नहीं मिलेगा, अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो इसमें लिमिटेड स्पेस फॉर एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जब लिमिटेड प्लेस फॉर एक्सपेंशन होगा, जब हार्ट एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है ड्यू टू थिकनिंग या फाइब्रोसिस या कैल्सिफिकेशन की वजह से, तो इसमें क्या हो रहा है? फिर वेंट्रिकल्स का फिलिंग डिक्रीज होगा, डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, ये होता है। अब इसका इटियोलॉजी इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होता है? टीबी होता है। टीबी इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज लाइक इंडिया। इसका टीबी कॉज होता है। तो इसमें क्या होता है? वेंट्रिकल्स फिलिंग डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, फिर उससे क्या होगा? डिक्रीज होगा कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है तो बॉडी में ब्लड कम जाएगा, तो हार्ट को फिर ब्लड कम रिटर्न होगा, तो डिक्रीज वीनस रिटर्न। ये सब सारी चीज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा पेशेंट का what will the symptoms of this patient? This kind of patient will present with dyspnea, then peripheral edema, then next jugular venous distension, यही जुगुलर विनस डिस्टेंशन हमें इंडिकेट कर रहा है जो हम लोग अभी स्टार्टिंग टॉपिक किए हैं, रैपिड एक्स एंड वाई डिसेंट। रैपिड एक्स एंड वाई डिसेंट। फिर इसमें और क्या दिख रहा है? इसमें हमें कुसुमल साइन दिख रहा है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द कुसुमल साइन। कुसुमल साइन क्या होता है? कुसुमल साइन होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन राइट साइड ऑफ द हार्ट विल गेट मोर ब्लड
ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इसमें क्या होता है कि राइट साइड ऑफ हार्ट विल गेट मोर ब्लड। हार्ट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये वाला साइड ज़्यादा ब्लड गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा राइट साइड में, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्रा प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। तो जनरली होता क्या है, जब इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन से क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को पुश करेगा। ये डायफ्राम जब होता है तो इसमें भी तो इंफीरियर वेना कावा, अयोर्टा, इसमें सब होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ये भी स्क्वीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा साथ में, तो ब्लड तो ऊपर पुश करेगा ना फिर। तो वो ब्लड क्या बोलते हैं, जब इंफीरियर वेना कावा पुश कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो राइट साइड में ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा है, क्योंकि इसमें पुश करने के बाद प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो राइट साइड में ज़्यादा पुश हो रहा है। तो बैक टू अवर टॉपिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम का कांटेक्ट होने से पुशेस मोर ब्लड, पुशेस मोर ब्लड, ठीक है। तो ये मोर ब्लड पुश करके क्या कर रहा है, राइट साइड ब्लड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि राइट साइड को ज़्यादा ब्लड मिल रहा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये हार्ट है, हार्ट अब अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है और इसको प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है राइट साइड को, तो इसमें पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन जेवीपी हो जाएगा। इसको जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर ये जो वापस से हार्ट चैम्बर बना है, तो इसमें जब ये एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है तो वापस से प्रेशर तो इसी में जनरेट होगा ना, ये पूरा प्रेशर तो इसी में जनरेट होगा, तो जेवीपी पर प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए जेवीपी डिस्टेंडेड दिखता है, इसीलिए रैपिड एक्स एंड वाई डिसेंड दिखता है, इसीलिए जेवीपी का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए जब कोमोसल साइन देखने को मिलता है तो इसमें क्या होता है, पैराडॉक्सस इंक्रीज इन जेवीपी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। फिर दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, पल्सस पैराडॉक्सिस की बात कर चुके हैं। अगला देखने को मिलता है पेरिकार्डियल नॉक। और क्या देखने को मिलता है इसमें, पेरिकार्डियल नॉक। एंड ये पेरिकार्डियल नॉक क्या होता है, सडन सीजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल। क्या होता है पेरिकार्डियल नॉक, सडन सीजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल। ये हमारा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस होता है। एक बार कुछ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आता है, कुछ बज वर्ड देख लेते हैं। एक पेशेंट है जिसको कि डिस्पनिया है प्लस डिस्टेंडेड नेक वेन डेट इंक्रीज ऑन इंस्पिरेशन। तो ये किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। ये FMG 2024 का क्वेश्चन है। और कहाँ से पूछा है FMG में और नीट में, सबसे पहले यहाँ से पूछा है FMG में बार बार प्रोमिनेंट एक्स एंड वाई डिसेंट, ये FMG में बार बार पूछा है। फिर उसके बाद नीट में भी पूछा है
नीट में ये भी पूछा है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, जिसमें कि पेरिकार्डिया कैल्सिफिकेशन के बारे में पूछा है, ये नीट में पूछा गया है। फिर एक बार ये टीबी पे पूछा गया है, नीट में टीबी से रिलेटेड पूछा गया है। फिर उसके बाद डिस्निया, पेरिकार्डियल एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, रैपिड एक्स एंड वाई, कुसुमल साइन और पेरिकार्डियल नॉच, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ये, ठीक है। अब एक और इसी में चीज़ है, हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज अब कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस पढ़ रहे हैं तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस भी पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है, क्योंकि इसी के साथ पॉइंट है तो पढ़ के खत्म कर देते हैं उसको भी। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, व्हाट्स दैट? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। इसमें कॉमनली कैसा होता है, शार्प पेन होता है, शार्प पेन होता है, इंक्रीज होता है बाय इंस्पिरेशन पर, और इसमें ईसीजी के बारे में पूछता है, ईसीजी चेंज के बारे में पूछता है, वो क्या होता है, डिफ्यूज या ग्लोबुलर एसटी एलिवेशन पूछता है, डिफ्यूज या ग्लोबल एसटी एलिवेशन, और पीआर और या एंड पीआर डिप्रेशन। बस हमें इसमें इतना ही जानना है। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसमें देते हैं एनासिड और कॉल्चिसिन देते हैं। एनासिड और कॉल्चिसिन देते हैं। तो ये हमारा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो गया, ठीक है। पढ़ने को इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। एक बार आप इसको भी रिवाइज कर लो। सबसे पहले ये रिवाइज करो, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। एवरीवन, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ द ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट। फिर उसके बाद मरमर पढ़ेंगे। आई थिंक आज ऑस्कल्टेशन ही कवर हो पाएगा, मरमर लेट्स सी। मेडिसिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको शॉर्ट में कवर करते हैं। ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट, इसमें एक फ़ोटो के थ्रू समझते हैं ऑस्कल्टेशन। अब जो राइट साइड है, यहाँ पर जो ए लिखा है ये आयोटिक एरिया है, बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, दैट इज़ द आयोटिक। फिर उसके बाद उसके ठीक सामने लेफ्ट साइड में पल्मोनिक एरिया है, यहाँ पर, ठीक। पल्मोनिक एरिया के ठीक नीचे यहाँ पर हमारा ट्राइकस्पिड एरिया है, ट्राइकस्पिड एरिया। फिर उसके बाद ट्राइकस्पिड एरिया से जब निप्पल के नीचे पे जाएंगे लेफ्ट साइड में हमारा मिट्रल एरिया मिलेगा, ये हमारा मिट्रल एरिया हो गया। तो ये एरिया
हमें पता होना चाहिए, अलग अलग जगह पर डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है ये एरिया एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं आता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस यूज़ नहीं है। लेकिन अगर ये एरिया हमें नहीं पता होगा, हम आगे का जो एडवांस क्वेश्चन है हम उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हम दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि अगर मेरे दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा है कि एओर्टिक एरिया कहाँ है, पल्मोनिक एरिया कहाँ है, मिट्रल एरिया कहाँ है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और चूँकि बड़े बड़े लंबे जब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये चीज़ का ऑस्कलेशन ऑफ हार्ट का यूज़ होता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो आयोटिक एरिया में क्या होता है, आयोटिक एरिया में हमारा सिस्टोलिक मर्मर होता है। ठीक, और आयोटिक एरिया में क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं जो हम ऑस्कल्टेट करके सुनते हैं। आयोटिक स्टेनोसिस हो गया, फ्लो मर्मर हो गया, फिजियोलॉजिकल मर्मर या आयोटिक वॉल्व स्क्लेरोसिस हो गया। पल्मोनिक एरिया में हमारा सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर हो गया, जैसे पल्मोनिक स्टेनोसिस हो गया, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया या फ्लो मर्मर हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद ट्राइकास्पिड एरिया में ये होलोसिस्टोलिक मर्मर हो गया, जिसमें कि ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये पता होना चाहिए। और उसी में डायस्टोलिक मर्मर भी होता है, जिसमें कि ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस हो गया। मिट्रल एरिया में जो कि एपेक्स साइड में है, यहाँ पर हार्ट का एपेक्स बोलते हैं, ये पता होना चाहिए हार्ट के एपेक्स में मिट्रल एरिया होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। मिट्रल एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं मिस करेंगे। इस सिस्टोलिक मर्मर कॉज करता है मिट्रल रिगर्जिटेशन, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, और इसमें डायस्टोलिक मर्मर एरिया कवर भी होता है इसमें भी, जिसमें कि मिट्रल स्टेनोसिस हो गया। ये सब सारे एरिया इसमें कवर्स होता है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, जैसे कि S1 हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, बताइए। S1 हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, एनीवन? तो AV वॉल्व के क्लोज पर S1 साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो चीज़ बोलते हैं, एक सॉफ्ट S1, दूसरा हार्ड S1। हार्ड S1 को नहीं याद करते हैं, सॉफ्ट S1 याद करेंगे तो हार्ड बचा हुआ सब हार्ड हो जाएगा। मिट्रल रिगर्जिटेशन में सॉफ्ट होता है, ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन में होता है, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है, और कैल्सीफाइड वॉल्व में भी होता है। कैल्सीफाइड वॉल्व हमें ध्यान रखना है, चूँकि हमें ऐसा लगता है कि कैल्सीफाइड में हमें हार्ड S1 सुनने को मिलेगा, नहीं, ये सॉफ्ट वाले में होता है। अगर ये याद है, जो बचा हुआ होगा वो हार्ड में होगा, उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग S2 की बात करते हैं। S2 किसकी वजह से होता है, बताइए। S2 दो वजह से होता है, एक तो आयोटिक हो गया, दूसरा पल्मोनिक हो गया। आयोटिक वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व, ये दोनों की क्लोजिंग की वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वो S2 होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमेशा वॉल्व के क्लोज होने की वजह से आवाज़ आता है, नॉट ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वॉल्व। वॉल्व क्लोज होगा तभी आवाज़ आएगा, वॉल्व के खुलने पर आवाज़ नहीं आता है नॉर्मली। अगर खुलने पर आवाज़ आ रहा है तो वो समथिंग रिलेटेड टू पैथोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात किए थे सबसे पहले S1, फिर उसके बाद आयोटिक वाला क्लोज होता है, आयोटिक के बाद पल्मोनिक वाला क्लोज होता है। पल्मोनिक में क्या बोलते हैं, हम लोग दो चीज़ बात करते हैं, एक तो हो गया एक्सपिरेशन, दूसरा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन वाला थोड़ा सा डिले क्लोज होता है, हम लोग ऊपर बात कर रखे हैं क्यों होता है। तो ये क्या होता है, ये जो हल्का सा डिले हो रहा है ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें गैप है। तो ये जो प्रोसेस है कि आयोटा जो और पल्मोनरी जो है वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व, दोनों एक साथ नहीं क्लोज हो रहे हैं। पहले आयोटिक हो रहा है
देन आफ्टरवर्ड पल्मोनिक हो रहा है, दैट इज द नॉर्मल डिले, दिस इज नॉर्मल डिले, नॉर्मल डिले होता है। फिर नॉर्मल डिले हो गया, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज ये S1 हो गया, ये A2 हो गया, ये एक्सपिरेशन हो गया, ये इंस्पिरेशन हो गया, और ये P2 हो गया, और ये थोड़ा सा वाइड हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया, तो ये एबनॉर्मल डिले हो गया। थोड़ा सा इसको और दूर बना देते हैं, ये जो हो गया ये एबनॉर्मल डिले हो गया। एबनॉर्मल डिले में क्या हो रहा है, दो कंडीशन में हो सकता है, या तो ये वाला जो पोर्शन है ये जल्दी क्लोज हो रहा है, या जो पल्मोनिक वॉल्व है वो लेट क्लोज हो रहा है, दोनों चीज़ हो सकता है। ठीक है, अगर ये लेट क्लोज हो रहा है, ये लेट हो रहा है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, और राइट बंडल ब्रांच हो गया, ये सब कंडीशन इसमें आता है। फिर दूसरा अगर ये जल्दी क्लोज हो रहा है, ये फास्ट क्लोज हो रहा है, तब क्या कंडीशन होगा, ये फास्ट क्लोज होगा तो ये होगा मिट्रल रीगर्जिटेशन में होगा। फिर उसके बाद ये एबनॉर्मल, ये जो हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मली जो डिले हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वाइड स्प्लिट, लेकिन ये एक तरह का वेरिएबल है, कभी ये कम हो जा रहा है, कभी ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये वेरिएबल है। एक दूसरे तरीके का होता है S1 A2 P2 and the distance is fixed and we call it fixed wide split। कोई बताना चाहेगा फिक्स्ड वाइड स्प्लिट का क्या एग्जांपल है? फिक्स्ड वाइड स्प्लिट का ASD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये है इसमें। ठीक है, हम लोग ये पढ़ लिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, मर्मर की बात करेंगे, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मर्मर्स पढ़ेंगे, कैसे कैसे मर्मर होते हैं, क्रीसेंडो डिसेंडो मर्मर आयोटिक स्टेनोसिस में। जैसे कि स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। हार्ट मर्मर में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग सिस्टोलिक का पढ़ेंगे। सिस्टोलिक में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस में कैसा होता है, ये अगर S1 है, ये अगर S2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग देन इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट इज क्रीसेंडो देन डिसेंडो टाइप ऑफ मर्मर। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रीसेंडो एंड डिक्रीसेंडो इजेक्शन मर्मर, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे सारे मर्मर, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे वापस से। तो ये जो टर्म है प्लस ये जो ग्राफ क्रीसेंडो डिसेंडो जो टर्म है आयोटिक स्टेनोसिस है, और ये ग्राफ जो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं समझ के, सबसे FMG में क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक अगला हमारा जो मर्मर है इससे एक क्वेश्चन आता है, प्लस जो हम लोग आज पढ़े हैं इस टॉपिक से फॉर श्योर एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, या तो इससे दे के पूछ देगा बता दो एक्सिस क्या है, या तो इससे दे के पूछेगा जुगुलर वेनस प्रेशर से, तो इससे तो ऑलमोस्ट श्योर है एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर है आना है, या तो वही कार्डिक टेम्पोनॉट या पेरिकार्डाइटिस से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
और मरमर डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा, इनडायरेक्टली यूज़ होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। और क्लास का स्पीड सही चल रहा है या और तेज़ करना है? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि डेली क्लास ले लो, बहुत है। ठीक है, ओके गाइस, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेरे को बताओ, ठीक है। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे अगर कोई डाउट है। प्लस मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का ईसीजी से रिलेटेड, जिससे कि आप लोग को ईसीजी की अंडरस्टैंडिंग और अच्छा होगा। क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है कि ईसीजी पर क्वेश्चन भी करा दो, तो दैट विल बी मच बेटर। ओके गाइज, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।